रिबर्थ ऑफ इवल क्वीन एपिसोड 8। बड़े से पेड़ के नीचे एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके बाल पूरे सफेद हुए थे और उसकी दाढ़ी नीचे तक आ गई थी, वह भी सफेद ही थी। अपनी आंखें बंद करके ध्यान में मग्न थे, तभी उन्हें कुछ एहसास हुआ और उन्होंने बिना के आंखें खोले अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट ले आए। ऐसी ही अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लग गए। दिया अपने सामने एक बड़े से मट को देख रही थी। सभी लोगों के चेहरे पे खुशी थी। उनके मुख पर एक सुकून भरा था। किसी के हाथों में मटका था तो किसी के हाथों में माला। वो इधर से उधर टहल रहे थे और अपने अपने काम में लगे हुए थे। अपने मन में सोच में पड़ गई, आखिर मैं यहाँ कब आई थी? इस जगह को भी मैं नहीं पहचानता थी। आखिर ये लोग मुझे कैसे पहचानते हैं? वो अपनी सोच की उधेड़बुन में लगी हुई थी। उसके कानों में हेनरी की आवाज सुनाई दी, चले मिस दिया, गुरुजी अंदर हैं। दिया ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उसकी नज़र हर जगह पर चली जा रही थी। वो इस मठ के हर कोने कोने को देखे जा रही थी। कौन सी जगह कहाँ पर है और कैसी है, बड़ी ही गौर से देखे जा रही थी। तभी वहां पर टहल रही लोगों की भी नज़र उन दोनों पर पड़ी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह उनके साथ आए दो लोगों को जानते थे और वह भी जानते थे कि ये दोनों किसके करीब थे। वो उनके गुरुजी की रिस्पेक्ट करते थे और उनके गुरुजी के ही वो दो मुख्य शिष्य थे, इसलिए उन्हें पूरा मठ जानता था। उनके होठों पर सिर्फ मुस्कान थी और आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। तभी वो तीनों एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। जब पिया ने सामने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लिए नहीं, तो वह उन्हें बड़ी ही गौर से देखने लगी। उसे किसी भी एंगल से वह जाने पहचाने नहीं लग रहे थे। फिर वो दोनों, जिनका नाम हेनरी और मार्टिन था, दोनों ने अपना सिर झुकाकर अपने गुरुजी का अभिवादन किया। उन्हें काफी वक्त हो गया था यह मठ छोड़े, अब जाकर वह दोनों अपने गुरुजी के पास लौटे थे। उन दोनों ने बड़े ही आदर के साथ अपने सर को झुकाया और हाथों को आपस में जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, गुरुजी हम आ गए। उन्होंने सिर्फ अपने सिर हिला दिया। अपनी आंखों को वैसे ही बंद कर कहने लगी, क्या इन्होंने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? उनके ऐसे अचानक किए गए सवालों पर दिया हड़बड़ा गई, लेकिन फिर अपने सटीक जवाब में कहने लगी, नहीं, उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। हम गुरुजी ने सिर्फ अपना हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो अपने दोनों शिष्यों से कहने लगे, तुम अब जा सकते हो, आराम कर लो कुछ। वह दोनों ने बड़े ही आदर के साथ एक बार फिर से अपना सिर झुकाया और वहां से चले गए। दिया सिर्फ उन्हें जाता हुआ देखता रह गई। गुरुजी, थोड़ा हंस कर क्या देख रही हो? खुद के जीवन में इतनी उथल पुथल है, लेकिन फिर भी उनके कहने पर यहाँ चली आई। डर नहीं लगता तुम्हें कि मैं अगर तुम्हें नुकसान पहुंच जाऊंगा तो? दिया उनकी बातों को सुन हंस पड़ी और उनके जवाब में कहने लगी, अगर आपको कुछ करना ही होता तो आपने बहुत पहले ही कर दिया होता। यहाँ ध्यान में बैठकर मुझसे बात नहीं कर रहे होते। उनकी बातों से गुरुजी बस हंस पड़े और अपनी आंखें खोल उसे देखने लगे। आंखें खुलती है, दिया उनकी आंखों में देखने लगी। उनकी आंखों का तेज दिया से छुप नहीं पा रहा था। दिया जैसे उनकी आंखों से हिप्नोटाइज हो गई थी। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। तभी गुरुजी की हवा दिया के गानों में पड़ी, अंडस्को, तुम जहाँ जा रही हो वहाँ सिर्फ और सिर्फ छल के सिवा कुछ नहीं। तुम्हारे अतीत के पन्ने अब जाकर तुम्हें तुम्हारे सामने खुलेंगे। तुमने अपना भविष्य खुद बदला है। तुमने खुद उसे चुना है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम और पर विश्वास करती हो या फिर ऐसे ही किसी के कहने पर हवाओं की तरह बिखर कर जाओगी। तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन ये पर्दा जल्दी उठने वाला है। इससे तुम्हारा विश्वास भी डगमगा जाएगा और तुम्हें कुछ दूरी भी सहन करनी पड़ेगी, लेकिन अपने प्यार पर विश्वास रखो। तुमने ये रास्ता पूछना है तो तुम्हें उसका सामना भी करना पड़ेगा। गुरुजी की फिलॉसफी भरी बातों को सुन दिया असमझ में पड़ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उनकी बातों का अर्थ समझने कोशिश करने लगी और उसने उनकी बातों को जोड़ना शुरू कर दिया। मैं कौन हूँ मुझे पता चलेगा, और मैंने ये रास्ता खुद से चुना है। आखिर वो इन सब के बारे में कैसे जानते हैं, और क्या इन्हें ये भी पता है कि मेरा जन्म कैसे हुआ है? मैं मर के भी किसी जिंदा हूँ। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर एक सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए? कोई मुझसे छल कर रहा है। इन सब बातों से दिया कर सर दुखने लगा था। अपने सामने बैठे इंसान की तरफ देखकर कहती हैं, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। गुरुजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? उसकी बातें सुन गुरुजी हंस पड़े और कहने लगे, गजल, तुम्हें इसका मतलब पता चल जाएगा बेटा, लेकिन खुद पर और अपने प्यार पर यकीन रखो। उसे कब दिल टूटने मत देना, वरना तुम्हारा रिश्ता भी इसकी तरह टूट कर बिखर जाएगा। और उम्मीद है मुझे कि यह मुलाकात तुम कभी नहीं भूलूंगी। जी गुरुजी। और हाथ जोड़कर नमस्ते करने लग जाती हैं, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो उनसे क्यों नहीं पहुंचती। लेकिन गुरुजी, मैं आपको जानती नहीं। और फिर
ये सब विधि का विधान होता है, जिसे मिलना तथा उसे किस्मत में लाकर ही रहती है, और जिससे दूर जाना है वह पास आकर ही रहता है। सब उसी के हाथ में है। और अब तुम्हारी कॉलेज भी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए ध्यान रखना। इतना कि अपने आसपास घूम रहे शिष्य को अपने पास बुलाकर मार्टिन और हेनरी को बुलाने के लिए कह दिया था। वह वैसे ही हॉल में आए। उन्होंने ने गुरुजी को गुस्सा करते हुए देखा। वह अपने मन में ही किए, लेकिन इन्हें तो, और अंडस को दूसरी तरफ सुबह की किरण से हल्के हल्के धूप से प्रति अपनी आंखें खुलने लगी थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसे बड़े जोरों से झगड़ा हुआ था। वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसके शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि मानो कल रात कहाँ से कुश्ती खेल के आई हो। दर्द के मारे प्रीति का बहुत बुरा हाल था। उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जब उसने अपने पेट पर कुछ हलचल में सोचती तो अयानास ही उसका हाथ नीचे की ओर चला गया। जब उसने देखा किसी का हाथ उसके पेट के चारों ओर लिपटा हुआ था तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। लेकिन फिर जब प्रतीक की सांसें जब प्रीति के मुंह पर पड़ने लगी तो एकदम से ही प्रीति का शरीर कड़क हो गया और वह अपने मन में सोचने लगी, यह क्या था और कैसे हो गया। प्रत्येक ने अपना वोट उसके गर्दन पर रख दे और उसे चूमने लगा। यू वर सो टेस्टी मोर देन कैंडी स्वीट हार्ट। तुम्हारी खुशबू में दिल कर रहा है जैसे उसी में खो जाऊं। बड़ी मुश्किलों से मैंने खुद पर काबू किया है। मैं नहीं चाहता कि फिर से तुम्हें दुख हो, लेकिन एक दिन तुम्हारी हरकतें मुझे पागल बना देगी। क्या जरूरत थी इतना सुंदर होने की। प्रीति के घर शर्म से लाल हो गई। उसने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। ठीक वैसे ही उसे किस करती हुई थी। फिर से नीचे की ओर चला आया। उसने प्रीति के गालों फिर को चूमने शुरू कर दिया। तब तक प्रीति उसकी हरकतों से तंग आ चुकी थी। उसने झटके से अपनी आंखें खोलकर गुस्से से एक लड़की की तरफ देखा जो उसे देखकर केसरी लगी। यह क्या बदतमीजी है। लेकिन वह इससे आगे कुछ बोलती उसके होंठ सिल चुके थे। प्रतीक ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लॉक कर दिया। उनको अपने शरीर को झुकाकर और नीचे की ओर ले जाने लगा। इसी की अब प्रीति की छाती प्रतीक की छाती से टच हो रही थी। प्रीति गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। उसकी चेस्ट बार बार प्रति के चेस्ट को टच हो रही थी, जिसे प्रीति को महसूस कर प्रत्याहार होने लगा था। वो धीरे धीरे अपने होठों को नीचे की ओर ले जाने लगा, गर्दन पर रखकर फिर से उसकी के बीच में आ गया और क्लीवेज से होते हुए चेस्ट तक। इससे प्रीति गहरी गहरी सांसें से लेने लगी थी। इससे पहले प्रीति कुछ कहती प्रतीक ने अपने होंठ उसके होठों पर रख उसे चूमना शुरू कर दिया था। इससे प्रीति पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। वो एकटक आंखें खोले बस प्रतीक को ही देखे जा रही थी। प्रतीक की टंग प्रीति के मुंह में जाने के लिए मचल रही थी, लेकिन प्रीति अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं थी। उसने कसकर अपने होठों को भींच लिया था। इससे प्रतीक अपने टंग को उसके मुंह में नहीं डाल पा रहा था। उसने अपना एक हाथ बढ़ा उसकी खुली कमर पर जोर से पिंच कर दिया। इससे प्रीति के मुंह से एक दर्द चिख निकल गई। इसी का फायदा उठा प्रतीक ने अपनी टंग को उसके मुंह के अंदर इंटर कर दिया और प्रीति को वाइल्डली किस करने लगा। प्रीति उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके हाथों में जैसे ताकत ही ना हो। धीरे धीरे प्रत्येक हाथ उसके ब्रेस्ट को सहला रहा था, जिससे कि प्रीति कमजोर पड़ रही थी। वह अपने अंदर बदलाव अच्छे से महसूस कर पा रही थी। उसके टच से प्रीति सहर रही थी। वक्त के साथ प्रतीक की किस और भी ज्यादा पैशनेट होती जा रही थी। वो लगातार प्रीति को चूमे जा रहा था। दोनों के ही शरीर पर कपड़े ना होने की वजह से एक दूसरे के अंग एक दूसरे को छू रहे थे। इसे महसूस कर प्रीति के गाल शर्म से लाल हो रहे थे। प्रतीक धीरे धीरे प्रीति के ऊपर आने लगा था। प्रीति को जब महसूस हुआ कि कोई हार्ड चीज उसके लोअर बॉडी पार्ट पर धीरे धीरे हार्ड होती जा रही है, तो वह और भी ज्यादा शर्माने लगी। वो अंडस्को, बेबी डोंट बी शाय, हमने एक दूसरे के एक रात गुजारी है तो अब क्यों शर्मा रही हो। उसकी बेशर्मी भरी बातों को सुनकर प्रीति को और भी ज्यादा शर्म से पानी पानी हो गई। उसका मन तो कर रहा था कि अभी इस बेशर्म आदमी को उठाकर ऊपर से नीचे फेंकूं, जिससे कि उसके हाथ पैर टूट जाए। अगर प्रीति के मन की बात प्रतीक सुन लेता तो वह उसे ऐसे घूर कर देखते जैसे किसी पागल को। प्रतीक धीरे धीरे अपना हाथ उसके थाई पर फिराने लगा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाने लगा। उसके हाथों को ऊपर की तरफ आता देख मानो प्रीति के सांस तो गले में ही अटक गई। वह सांस लेना भी भूल गई और बड़ी बड़ी आंखों से प्रतीक को देखने लगी। उसे जब महसूस हुआ प्रतीक और ऊपर आने वाला है तो उसने अपना एक हाथ बढ़ा उसके हाथ को रोक लिया। उसका ऐसा रोकना प्रतीक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। प्रतीक की आंखें सर्द हो गई। फिर प्रतीक की अपने होठों को उसके बेस्ट पर रख चूमने लगा। धीरे धीरे बाइट भी करने लगा प्रतीक और उसके ब्रेस्ट को सक किए जा रहा था। कभी कभी हल्का सा उसकी क्लीवेज को किस किए जा रहा था और बाइट भी, और एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ ऊपर की ओर ले जाने लगा। उसके दोनों हाथ अब प्रतीक के हाथों में कैद थे और ऊपर की ओर बंधे हुए थे।
धीरे धीरे अपने होठों को और भी ज्यादा वाइल्ड किए हुए नीचे की ओर जाने लगा था। इससे प्रीति के दिल की धड़कन और भी तेजी से बढ़ने लगी, मानो कोई बुलेट ट्रेन। प्रतीक धीरे धीरे अब उसके कमर को चूमने लगा था, जिसकी जगह अपने होंठ रखता प्रीति का शरीर सिहर जाता। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी दिल की धड़कन ये तो पहले से ही फास्ट हो चुकी थी। उसे अपनी आंखें बंद करता देख प्रतीक के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई और वह धीरे धीरे अपनी जीभ से उसकी नाभि को लिक करे जा रहा था और अपने होठों से उसे प्रेस भी किए जा रहा था, जिससे कि अब प्रीति को अपने आप पर काबू रखना मुश्किल सा हो रहा था और उसके मुंह से ही सेंशुअल वॉइस धीरे धीरे निकल रही थी। उसे महसूस कर प्रतीक के हाथों की पकड़ और भी ज्यादा कस ली। जैसे जैसे प्रतीक के होठ उसके कमर को छूते वैसे वैसे प्रीति बिन पानी की मछली की तरह तड़प उठती। वो उस जगह को ऊपर की तरफ उठाकर अपने कमर को हिला रही थी जहां जहां प्रतीक अपने होंठ रखता। वो उस जगह को अपने और भी करीब करने की कोशिश करती, अपने आप को खुद में ही सिकुड़ कर रखने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। प्रतीक अब धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगा। अब प्रीति और भी ज्यादा सिहर उठी थी और भी ज्यादा अपने आप को सिकुड़ रही थी, लेकिन प्रतीक का एक हाथ उस पर दबाव बनाए बैठा था। प्रतीक धीरे धीरे उसके लोअर पार्ट की तरफ आ गया था, लेकिन प्रीति ने अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़े बैठी थी। प्रतीक ने कोशिश कर रहा था उसे खोलने की, लेकिन प्रीति तैयार नहीं थी। अब प्रतीक का सब्र टूटने लगा था। उसने अपने होठों को धीरे धीरे उसकी थाई पर चलाना शुरू कर दिया, जिससे कि प्रीति की सेंशुअल वॉइस और भी ज्यादा तेज होने लगी और उसकी बॉडी ढीली पड़ने लगी। इसी का फायदा उठाकर प्रतीक ने उसके दोनों पैरों को सेपरेट कर लिया और अपनी जीभ उसके लोअर पार्ट पर रख दिया। प्रीति ने जब उसके होंठ अपनी लोअर पार्ट पर महसूस किए तो उसने अपने दोनों हाथों को तकिया पर जोर से कस लिए और अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रतीक ने दोनों हाथों से उसके पैरों को जकड़ कर रखा था और उसे हिलने का एक भी मौका दिए बगैर अपने होठों को वहां पर रख चूमने लगा था। चूमना कम चूसने ज्यादा लगा था। उसे महसूस कर प्रीति के मुंह से और भी तेज आहें निकल रही थी, जिसे महसूस करती ही प्रतीक अपने अंदर के बदलाव को महसूस किए जा रहा था। प्रतीक की बॉडी धीरे धीरे हार्ड होती जा रही थी। जब उसका मन उसे किस करने से भर गया तो उसने बिना देरी के अपनी हार्ड पार्ट को उसके अंदर एंटर कर दिया, जिससे कि एक दर्द भरी चीख उस रूम में गूंजी। लेकिन अगले ही पल उसके होठ किसी के गिरफ्त में थे जो उसे पूरी शिद्दत से चूम रहे थे। धीरे धीरे प्रीति का हाथ प्रतीक के बालों में चला गया और उसमें चलने लगा। वह भी अब मदहोशी भरे आहें ले रही थी। जैसे जैसे प्रतीक उसके अंदर समा रहा था वैसे वैसे प्रीति मदहोश हुई जा रही थी और उस रूम में लगातार सेंशुअल वॉइस घूम रही थी। सुबह सुबह अपने बाहों में प्रीति को देखकर वह भी बिना कपड़ों की इससे ही धीरे धीरे प्रतीक एक्टिव होने लगा था और उसकी डिजायर अब बढ़ने लगी थी। वो अपने आप पर से काबू खोते जा रहा था। जब उसने देखा कि प्रीति उठ चुकी है और उसने जानबूझकर अपनी आंखें बंद की हुई हैं, तो वह सिर्फ उसके साथ शरारत करना चाहता था, लेकिन शरारत करते करते कब उसके ऊपर से कंट्रोल छूट गया उसे भी नहीं पता और अब दोनों ऐसे एक दूसरे से इंटीमेट हो रहे थे। लेकिन वो खुश था। पिछली रात उन दोनों के बीच जो भी हुआ वो सिर्फ नशे के कारण हुआ, लेकिन अब सुबह दोनों की सहमति से हुआ। प्रीति भी प्रतीक के एहसासों में बहे जा रही थी। वो सब कुछ भूलकर बस इस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। वो जानती थी कल रात क्या हुआ था, उसी धुंधली धुंधली यादें याद थी, लेकिन सुबह जब प्रतीक उस पर अपना प्यार निछावर कर रहा था तो वह चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि उसकी रात कही हुई बात याद आ गई थी। अंडरस्को आई नो बेबी, तुम किसी और दूसरे आदमी को प्यार करती हो, लेकिन अब से और इसी वक्त से तुम इस प्रतीक का जुनून हो और तुम मुझे छोड़कर कभी किसी और के पास नहीं जा सकती। और फिर उसके कानों के निचले हिस्से को बाइट कर देता है और एक किस। उसकी बातें सुन प्रीति के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। भले ही वो नशे में थी, लेकिन उसे कल रात की सारी बातें याद थी। धीरे धीरे कर उसे सब याद आने लगा था। वो भी अब थक चुकी थी। उसे भी अब एहसास होने लगा था कि वो सिर्फ राहुल से एक तरफा प्यार करती थी। उसके नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अगर वह उससे प्यार करता तो वह उसके बहन को ना जूस करने के बजाय उसको जूस करता, लेकिन उसने उसकी बहन को पसंद किया। इसलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो उन दोनों की लाइफ में कभी वापस नहीं जाएगी। वो दोनों की लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। ऐसे ही ये दूसरे के बाहों में 2 घंटे बिताने के बाद प्रतीक प्रीति को अपनी बाहों में ले वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और उसे ले जाकर बाथटब में लिटा दिया। उसे अच्छे से क्लीन कर और खुद शावर ले आधे घंटे बाद दोनों ही बाथरूम से बाहर आ गई। प्रतीक ने अभी उसे अपनी बाहों में उठा लिया था, वैसे ही उठाकर उसे क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। क्लोजेट में सिर्फ प्रतीक के ही कपड़े थे, क्योंकि अक्सर प्रतीक बिजनेस डील की वजह से यहाँ आता रहता था। उसके लिए यहाँ अपना खुद का प्राइवेट रूम था।
उसने अपनी एक वाइट कलर की शर्ट निकाल प्रीति के बाथरोब को हटा दिया और उसे अपनी वाइट शर्ट पहना दी। प्रीति ने अपनी आंखें उठाकर नहीं देखा था, उसे जो करना था उसे करने दिया। उसे प्रतीक में अच्छी सी शर्ट पहनाई। उसके बाद प्रतीक उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया और उसे ऊपर से नीचे तक निहारने लगा। बेबी, I am regretting why I have made you wear my shirt. In this you are looking very hot. However, you are also without clothes. Doom is visible. अंडरस्को, बेबी मुझे पछतावा हो रहा है कि क्यों मैंने तुम्हें अपनी शर्ट पहना दी। इसमें तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो। वैसे तो तुम बिना कपड़ों के भी कयामत दिखती हो। दिया एक ऐसे महल के सामने खड़ी थी जो पूरा का पूरा सोने से जगमग आ रहा था। रोशनी इतनी कि आंखों में चुभ जाए। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि धरती पर ऐसा भी कुछ है जो उसने नहीं देखा। यह महल बाहर से देखने पर ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऐसे घाया है और इसकी सजावट पूरी की पूरी सोने सी की हुई है। देखकर ही किसी की भी आंखें चौंधिया जाए। आया नास ही उसके मुंह से निकल गया, वाओ सो ब्यूटीफुल। लेकिन फिर अपने आप को याद दिलाते हुए किनारे की नहीं, मैं यहाँ इसका वर्णन नहीं करने आई हूँ, मुझे तो यहाँ तरुण को ढूंढना है। जैसे ही उसने अपने पैर महल के अंदर रखे, महल के अंदर जो भी सैनिक थे उन्होंने अपने हाथों में तलवारें ली उसे ही घूरे जा रहे थे। दिया सोच में पड़ गई, यह मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने उनकी कोई कीमती चीज चुरा ली हो। ऐसे देख चुके रहे हैं जैसे अभी के अभी उसे मार देंगे। उनके एक्सप्रेशन देख दिया कि भी आंखें सर्द होने लगी। वह अपने मन में ही कहने लगी, यही लोग मुझे चैन से जीने भी नहीं देते और खुद मरने पे तुले हैं, इन्हें भी तो मजा चखाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह मुझे ही नुकसान पहुंचाएंगे। उनकी आंखों में दिया को मारने का एक अलग सा ही जुनून दिखाई दे रहा था। उन लोगों ने अपनी तलवार कस ली और उसे घूरते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। इससे पहले दिया कुछ कर पाती, उसमें से एक जवान आगे बढ़ उस पर हमला कर देता है। अपने ऊपर तलवार का हमला आता देख दिया साइड में चली जाती है और उस आदमी का वार नीचे जमीन पर लग जाता है। जैसे ही वह नीचे की ओर झुकता है, दिया अपने पैरों से उसे एक लात मार पीछे सरका देती है। इसी का फायदा उठा दूसरा आता है और वह भी दिया पर अपनी तलवार तान देता है। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। दिया के पास ना ही तलवार थी और ना ही कुछ ऐसा जिससे कि वह लोगों पर हमला कर सके, इसलिए वह सिर्फ उन्हें हल्का सा धक्का दे रही थी जिससे वह नीचे जा गिरे। लेकिन कमाल की बात यह थी कि जो नीचे गिरता फिर वापस नहीं उठता और उठकर उस पर हमला करता। जो लोग बचे हुए एक एक कर उस पर हमला कर जा रहे थे। एक अंधेरे रूम में सामने टेबल पर एक बड़ी सी स्क्रीन चल रही थी जहां पर दिया उन लोगों को मारे जा रही थी। एक लड़का चेयर पर बैठे उसे ही देख रहा था, आंखों में ठंडक ले वो जुनून से कहता है, वाकई में तुम कमाल की चीज हो, कहाँ से ढूंढ कर लाया है। तुम्हें तरुण मानना पड़ेगा, जिसे भी लाता है वो कमाल की ही निकलती है। लेकिन अभी तो तुम्हारी शुरुआत हुई है, देखते हैं कहाँ तक तुम जाओगी। अपने प्यार को बचाने तुम यहाँ तक आ तो गई हो, लेकिन मालूम नहीं जिंदा वापस जा पाओगी या फिर नहीं। इतना कि वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी उस अंधेरे खाली रूम में गूंजने लगी थी। बाहर खड़े पहरेदार उसकी हंसी सुनकर डर से कांपने लगे। उन्होंने अपने भाले पर अपनी मुठिया कस ली और अपना चेहरा सामने कर पहरा देने लगे। तुमने उन्हें हराकर ये तो साबित कर लिया कि तुम किसी से कम नहीं हो, लेकिन तुमने अभी शेखावत को पहचाना नहीं। अगर तुम्हारे पर ना काटे तो मेरा नाम भी शेखावत नहीं। चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर और कितनी जान रह गई है। मैं उस आखिरी पड़ाव तक तुम्हें फड़फड़ाता हुआ देखना चाहता हूँ। तुम्हें फड़फड़ा आता हुआ देखकर तरुण का दिल अंदर से ही टूटने लगेगा। वो कितनी भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हारे मामले में उल्टा है। जिसे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाता है। तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए ना जाने क्या कुछ कर गुजरता है। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे उस आशिक को तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। मेरी इन्हीं आंखों से तभी जाकर मुझे और मेरी इन आंखों को ठंडक मिलेगी और मेरे दिल में जो बरसों पुरानी आग ज्वाला के रूप में धड़क रही थी वो धीरे धीरे बुझेगी। तभी वो एक बटन प्रेस कर देता है। जैसे ही उसने बटन दबाया, दूसरी ओर जो लड़ रहे थे दिया और उसके साथ जवान अपने आप ही गायब हो गए। दिया तो बस देखती ही रह गई। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने सामने लड़ रहे लोगों को देख उसे लग रहा था कि वह असली में जवान है, लेकिन मामला तो कुछ उल्टा ही है। वह तो सिर्फ एक होलोग्राम था, लेकिन इतना असली आखिर किसने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई थी जो असली की तरह दिख रही थी। दिया सोच में पड़ गई, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में तरुण का विचार कौंधा।
और वो आगे की ओर बढ़ गई। उसे कैसे भी करके यहाँ से तरुण को निकालना था और उसके लिए ही वो यहाँ आई थी। जैसे जैसे वो आगे कदम बढ़ाती वैसे वैसे उसको कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था, जैसे कोई उस पर नजर रखता है। वो आगे चल ही रही थी कि तभी एक सामने से हवाओं को चीरते हुए तीर उसके पास आने लगा और वो कुछ ही दूरी पर था। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल वो तीर दिया के सीने में चुभ जाता, लेकिन दिया ने उसे आता हुआ देख लिया था। वो तुरंत ही नीचे झुक गई और अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। यह क्या है? क्या मुझे फंसाने के लिए किसी ने यहाँ ट्रैप लगाया हुआ है या कोई मुझे मारना चाहता है? दिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन उसके जान के पीछे पड़ा हुआ था उसे तो। लेकिन फिर अगले ही पल उसके मन में विचार आया कि उसका यूं बार बार किडनैप होना, कहीं इसके पीछे यामिनी तो नहीं? वही अक्सर मुझे मारने की प्लानिंग किया करती थी। लेकिन फिर अपने ही सवालों को झटक कर कहने लगी, नहीं, यामिनी को कैसे पता कि मैं स्विट्जरलैंड आई हुई हो? उसे किसने बताया होगा कि मैं यहाँ पर हूँ? लगता है मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। और यह कोई ऐसा है जो तरुण से नफरत करता है? नहीं तो तरुण को यहाँ क्यों लाता इतनी खतरनाक जगह पर? फिर तरुण के एहसासों ने उसे घेर लिया। वो बार बार अपने और तरुण की यादों को अपनी आंखों के सामने महसूस करती थी और उसे ऐसा भी लगता था कि तरुण उसके आसपास ही है, लेकिन उसके सामने नहीं आ रहा। लेकिन अगली पर उसका भ्रम टूट जाता और उसे एहसास होता कि तरुण उसके पास नहीं है, तरुण गायब है। नॉट बैड नॉट बैड, इस बार भी तुम कैसे बचे? तुम्हारे अगले मुंह का मुझे इंतजार रहेगा, वेट एंड वॉच। दिया मन में सोचने लगी, लगता है मुझे यहाँ से सोच समझ कर जाना होगा, क्या पता और कहाँ कहाँ से तीर निकलेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने, अगर तुम यहाँ से निकल गई तो ही मैं मान लूंगा कि कुछ तो खास बात है। तुम्हें मिस दिया मुझे से जैसे कदम बढ़ा रही थी, एक के बाद एक तीर कमान से निकल रहे थे। कुछ तीनों से तो दिया अपने आप को बचा भी रही थी, लेकिन एक थी तभी उसके लेफ्ट साइड से आया और उसके बाजू को छूते हुए वहां से निकल गया। उसकी जाती है उस तीर से खून की टिप टिप बूंद नीचे गिरने लगी। जब उसने अपनी माँ को देखा तो पता लगा कि तीर के लगने से वो छलनी हो गया है, लेकिन फिर भी दिया हार नहीं मान रही थी और वैसे ही आगे बढ़े जा रही थी। कमबख्त इश्क भी क्या चीज़ है, क्या से क्या बना देता है और उसके लिए क्या कुछ करने को कहता है। मानना पड़ेगा तुम्हें, तुमने उसके लिए अपने आप को जख्मी कर लिया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक वहां से चला गया होता, पलट कर भी नहीं देखता। लेकिन तुम अलग हो, सबसे अलग। तुम्हें प्रॉब्लम से भागना नहीं आता, उसका डटकर सामना करना आता है। चलो कोई तो चीज़ मैच हुई मेरी जिया की तुमसे। मेरी जिया भी ऐसी ही थी जैसे अब तुम हो। वह भी ना ही किसी से डरती थी और ना ही किसी से कम थी। वह अपने के हाथों से लोगों को मौत के घाट उतार दी थी। ऐसी थी मेरी जिया, किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने खड़े होने की। लेकिन तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड ने मुझसे मेरी जिया को छीन लिया, उसे मार दिया। अगर मुझे जरा सी भी भनक होती कि उसके दिमाग में ये सब चल रहा है तो कभी अपने घर में आने नहीं देता उसे, और ना ही उसे अपना एक दोस्त मानता। नफरत करता हूँ मैं उससे, नफरत, और बस उसे मानना है मेरी जिंदगी का मकसद है। दिया के पीछे से एक और तीर निकल कर आया और दिया के दूसरे बाजू को छूकर निकल गया। अब दिया के दोनों हाथ जख्मी हुए थे, लेकिन फिर भी दिया आगे की वह चली जा रही थी, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े जा रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तरुण का ही ख्याल था। वो किसी भी हालत में तरुण तक पहुंचना चाहती थी। दिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन सब के चलते वो कैसे निकल पाएंगे और तरुण को कैसे ढूंढ पाएगी। उसे भी पता नहीं था कि तरुण कैसा है, किस हालत में है और कहाँ है। उसे वो इतने बड़े से महल में कैसे ढूंढेगी, लेकिन वो उसने भी ठान लिया था कि आज कैसे भी करके बोतल उनको यहाँ से लेकर ही जाएगी। वाकई में तुम लाजवाब हो, जवाब नहीं है तुम्हारा। लेकिन इतनी प्यारी चीज को मैं तरुण को कैसे दे दूं? दुनिया की सारी चीजें अगर तरुण ले जाएगा तो मैं बर्दाश्त कैसे करूंगा? पहले उसने मेरी जिया को मुझसे दूर किया, अब तुम उसकी जिंदगी में आई हो। मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं? उसे कैसे सुकून से जीने दो और मैं कैसे उसके बिना तड़पूं? मैं वही तड़प उसे महसूस कराना चाहता हूं। कैसा लगता है जब अपना कोई दूर चला जाता है? उसको तुमसे और तुम्हारी उस यादों से हमेशा हमेशा के लिए दूर ले जाऊंगा। वो सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। स्वीट हार्ट, जब से तुम इस महल में आए हो तब से ही मेरी आंखें तुम पर टिकी हुई है। पहले तो मैं वाकई में तुमको तड़पता हुआ और गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता था, लेकिन अब मेरा माइंड चेंज हो गया है। तुम जैसी लड़की तरुण के पास नहीं, इस शेखावत के पास होनी चाहिए, उसकी रानी बनकर। जो मजा तुम्हें तकलीफ देने में आएगा उससे कई गुना ज्यादा मजा तो तुम्हें मेरे साथ देखकर तरुण को जलता हुआ देखने में आएगा। सालों पहले उसने मुझसे मेरी कीमती चीज चुरा ली मैंने ही, अब मैंने उसकी अमानत को अपने पास रखने का मन बना लिया है। दिया ने इस वक्त एक वाइट टॉप और ब्लैक कलर की डेनिम जीन्स पहनी हुई थी।
और बालों की एक हाई पोनीटेल बनाई हुई थी, पैरों में ब्लैक कलर के जूते। इसमें दिया कयामत ढा रही थी। उसके बाद उसे खून गिस रहा था क्योंकि तीर उसके बाजू को छूकर निकल गए थे। उसके माथे पर भी उसका खून लगा हुआ था जो हाथ घिसने से लग गया था, लेकिन उसकी आंखें आग उगल रही थी। इसमें उसका नूर अलग सा ही दिखाई दे रहा था जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। दिया ने अब ठान ली थी वो कुछ भी करके और कैसे भी यहाँ से निकलकर तरुण तक पहुँच कर ही लेगी, लेकिन उसे इतना आसान भी नहीं लग रहा था। जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़े जा रही थी उसे रास्ता और भी लंबा लग रहा था, जैसे कि उसकी कोई सीमा ही ना हो। वो सिर्फ बेख्याली में आगे की ओर चली जा रही थी। इस महल के कोने कोने से अनजान दिया आंखों में एक चमक और उम्मीद के साथ तरुण को तलाश रही थी, लेकिन उसकी तलाश वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन अगले ही पर उसकी आंखों के सामने एक रोशनी आ गई। जैसे उसने अपना एक कदम बढ़ाया वो रोशनी आगे की ओर बढ़ती ही चली गई। पहले तो दिया को लगा कि यह भी कोई टैप होगा, लेकिन जैसे जैसे वो अपने कदम आगे की ओर बढ़ा रही थी वैसे वैसे उसे यकीन हो रहा था कि शायद ये कोई टैप नहीं है, शायद वो अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाली है। अचानक उसके सामने एक आलीशान कमरा आ गया। वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ यहाँ पहुंच रहा था। उसने अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। दरवाजा खोल जैसे ही अंदर गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। उसने जैसे ही अपना एक कदम अंदर की ओर बढ़ाया, किसी ने उसका हाथ खींच दीवार से सटा दिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख चूमने लगा। अचानक से इस हमले से दिया संभल नहीं पाई और वो दीवार से सट कर खड़ी हो गई। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर कौन उसके होठों को छू रहा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ उसने अपने दोनों हाथों को उस आदमी की छाती पर खुद से दूर कर दिया और गुस्से से कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की और चूमने की, कौन हो तुम? उसके सवालों में ना ही कोई जवाब आया और ना ही कुछ, सिर्फ वह हंसी गूंज रही थी जो किसी की भी रूह को कपकपाने के लिए काफी थी। दिया को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। एक पल के लिए तो उसके दिमाग में आया कि रूम से बाहर चली जाए। जैसे ही वो पलटी उस रूम का दरवाजा ही गायब हो गया था। धीरे धीरे वक्त के साथ उस हंसी की गूंज बढ़ती ही जा रही थी। अब दिया को वह हंसी किसी डरावने की तरह लग रही थी। उसने अपने हाथों को कान के ऊपर लगाते हुए कहने लगी, चुप हो जाओ, कौन हो तुम, क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा चुप हो जाओ। तरुण कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैंने कहा चुप हो जाओ, सुनाई नहीं देता क्या? उसने इतने सवाल किए लेकिन जवाब कुछ भी नहीं आया। ना ही वो हंसी रुकी, बस बढ़ती ही जा रही थी। अब दिया को डर लगने लगा था। उसकी मौजूदगी दिया को खलने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है इंसान और क्यों उसे और तरुण को परेशान कर रहा है। फिर वो सोच में पड़ गई, उसके साथ जो हुआ वो वाकई में क्या वो सच था या फिर उसका कोई भ्रम। सुनो मेरी बुलबुल, अब तुम मेरी इस पिंजरे में, हाँ हाँ हाँ, मेरे इस सोने के पिंजरे में कैद हो। अब तुम्हें मेरी कैद से कोई नहीं बचा सकता, ना ही तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड तरुण और ना ही कोई और। गुस्सा तो दिया के सर चढ़कर बोल रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी उस इंसान को पकड़ ले और उठा उठा कर पटक दे, लेकिन वह मजबूर थी। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि तरुण उसके कब्जे में था और वह ये भी नहीं जानती कि वह अभी किस हालत में है कि नहीं उसे यहाँ से ले जाए। उसे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना ही होगा और तरुण को ढूंढना होगा, लेकिन वो खुद ही किसी के पिंजरे में कैद हो गई है। वो सोच ही रही थी कि वो आगे क्या करेगी। इससे पहले फिर से आवाज गूंजी और कहने लगे, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ से निकलने का, मेरी बन जाओ, मेरे इस महल की महारानी बन जाओ। उस तरुण को छोड़ मेरे पास आ जाओ अपनी खुशी से, वरना। इससे आगे वो कुछ कहता तभी दिया जोर से चिल्लाकर कहने लगी, यह कभी नहीं होगा, मैं कभी तुम्हारी नहीं बनाऊंगी और ना ही मैं मेरे तरुण को छोड़ूंगी। मैं उसे आखिरी सांस तक ढूंढती रहूंगी और उसकी ही बनकर रहूंगी। मैंने पहले ही कई दफा उसे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं, इस बार कुछ अलग होगा। दिया कभी तरुण को छोड़कर नहीं जाएगी, नहीं कभी उसे अपने से दूर करेगी। तुम्हारा एक ख्वाब से ख्वाब बनकर ही रहेगा, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और मुझे यहाँ से निकालो, वरना है तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होगा। मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी जुबान उस तरुण के साथ रहते रहते उसी के जैसी हो गई है। लेकिन तुम अगर अपने तरुण को छुड़ाना चाहती हो तो मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, मुझे बार बार कहने की आदत नहीं है। खुद को मुझे सौंप दो और मेरी इस महल की रानी बन जाओ। अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में है, तुम खुद तरुण की जिंदगी को बचाना चाहती हो या फिर उसे मरता हुआ देखना चाहती हो। वो पलटकर जवाब दे ही रही थी।
तभी कमरे में एक बड़ी सी स्क्रीन ओपन हुई और उस पर रोशनी आ गई। जब ध्यान है उसे दिया ने देखा तो उसे पता चला कि यह कोई टीवी जैसा है और उसमें लगी तस्वीरों में तरुण उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। इस वक्त उसका शरीर ज्वाला के जैसे लाल हुआ बेटा था और जगह जगह पर जलने के निशान थे। उसके हाथ जंजीरों से जकड़े हुए थे और पैरों में बेड़ियां। ये देखकर दिया का दिल बैठने लगा था। अब तक जो साहस उसने जुटा रखा था शायद अब उससे अब टूटने लगा था। क्या हुआ? अपने प्यार को इस हालत में देखकर दर्द हो रहा है? ये तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे तरुण ने मेरी जान के साथ जो किया उसका 1% भी मैंने अभी तक उसे लौटाया नहीं। अगर तुम उस बेदिल इंसान की जान बचाना चाहती हो तो मैंने कहा उसे मान लो, नहीं तो तरुण को मरने से कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं। उसे मत कुछ करना, तुम जो चाहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसे छोड़ दो। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। आज दिया पहली बार अपने आप को कमजोर और निहत्था समझ रही थी। उसने कभी इस दिन का ना ही अपने पिछले जन्म में और ना ही इस दुनिया में सामना किया था, लेकिन वह इस बार हार रही थी। तरुण को बचाने के लिए उसे खुद को दांव पर लगा रही थी। अपने कपड़े उतारो, अंडस्को, एक आवाज गूंजी। दिया 2 कदम पीछे चली गई और गुस्से से इतनी आंखों में ज्वाला ले करने लगी, यह क्या बकवास कर रही हूँ? मैं ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। तुमने मेरे सामने एक शर्त रखी थी जिसे मैं मान रही हूँ और अब तुम मुझे कुछ भी कह रहे हो। क्या तुम्हें कम सुनाई देता है? मैंने कहा कपड़े उतारो तो उतारो। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई शेखावत की बात टालने की और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। फिर से एक अंधेरे में एक हाथ आया, उसको खींचकर फिर से दीवार से सटा लिया और एक हाथ से उसके जबड़े को पकड़ उसके होठों को रख ली और हाश ली और रफा ली। किस करने लगा जैसे कोई जानवर। दिया को दर्द हो रहा था, उसके ऊपर से खून निकल रहा था, लेकिन उस इंसान को तो मानो कुछ सोच ही नहीं रहा था। अपने आप को उस इंसान की पकड़ से छुड़ाने के लिए दिया ने अपने दांतों से उसकी होठों को काट लिया। दर्द की वजह से शेखावत वो 2 कदम पीछे चला गया और उसकी आंखों में देख घूरने लगा। शायद मुझे तुम्हें नाम देने से पहले एक बार तुम्हें टेस्ट कर लेना चाहिए था। तुम तो मेरी जैसी पूरी की पूरी जंगली निकली। बुलबुल तो नहीं हो, तुम तो एक ऐसी कातिलाना बिल्ली हो जो पंजा भी मारना जानती है। फिर बडेली एटीट्यूड से अपने अंगूठे से अपने होठों का खून पोंछ उसे चूसते हुए अपने 2 आंखों से उसे देखने लगा। फिर होठों पर मुस्कुराहट ले कहने लगा, मेरी जंगली बिल्ली, तुम्हारे साथ खेलने में और भी मजा आएगा। फिर अपने होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट ले करता है, मुझे इस बिल्ली नहीं जंगली बिल्ली के नाखूनों को काटना अच्छे से आता है। फिर अपनी आंखों में कड़वाहट ले उसे कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, तरुण को चोट पहुंचाना। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं और याद रखना मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। अंडस्को, अपने कपड़े उतारो। ठीक है जंगली बिल्ली, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये कह आगे बढ़ता है और उसके शर्ट की बांह पकड़ उसे खींच लेता है। शर्ट की भाई एक जोर की आवाज से फट जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था यह आदमी अपनी बदले के चलते किसी को ऐसे भी जलील कर सकता है। वह अपने फटी फटी आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ उस जंगली आदमी की शकल गुम रही थी। वो चाहकर भी अपने आप को बचा नहीं पा रही थी। वो गुस्से से चिल्लाकर कहने लगे, अगर तुम्हारी दुश्मनी तरुण से है तो उसके साथ निभाओ, मेरे साथ यूं भंदा मजाक क्यों कर रहे हो? फिर से उस रूम में हंसी की आवाज गूंजी और वह कहने लगा, जंगली बिल्ली, बेशक मेरी नज़र में तुम एक जंगली बिल्ली से कम नहीं, लेकिन उसकी नज़र में तुम उसकी बुलबुल हो जिससे वह हमेशा अपने दिल के पास रखता है और तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता है। और मैं उसकी बुलबुल के पर ही काट देना चाहता हूँ जिससे कि तुम कभी भी उसके पास ना जाओ। यानी कि मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहो, मेरी बंकर। दिया अच्छे से समझ गई थी अगर उसने अपने दिमाग से काम नहीं चलाया तो अभी इस बेशर्म आदमी की गुस्से का शिकार बन जाएगी, इसलिए उसने सोच समझ कर कहना ही मुनासिब समझा। अंडस्को, दूसरी तरफ वालिया मिशन में रामिया आपके हाथों में 5 साल की एंजल को उठा उसके कमरे की तरफ जा रही थी। उसे अपनी गोदी में अच्छे से उठाकर उसके रूम की तरफ बढ़ गई और उसे ले जाकर बाथरूम में अच्छे से नहाया और फिर बाथरूम से बाहर लाकर नाइट सूट पहना दिया और उसे कहानियां सुनाने लगी। दरवाजे पर खड़ा शेखर सब कुछ देख रहा था। वो कुछ कहे बिना ही वहां से चला गया। एंजल एक तक अपनी मम्मा को देखे जा रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसे अपनी तरफ इस तरह से देखता पाकर रामिया से रहा नहीं गया और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट छा गई और वह उसकी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि एंजल बेटा, आपको कुछ कहना है? उसका सवाल सुन एंजल ने हाँ में अपना सर हिला दिया। मम्मा, आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर रामिया का दिल पसीज गया और वह उसका हाथ अपने हाथों में ले कहने लगी, अंडस्को, नहीं बेटा, मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये सुनकर एंजल के होठों पर एक मुस्कान आ गई।
फिर वो कुछ ही देर में सो गई। रामिया ने कुछ देर अपने आप को देखा, उस कपड़े में उसे जरा कंफर्टेबल फील हो रहा था, उसे फ्रेश होना था, इसलिए वो एंजल के रूम से बाहर आ गई। वो अपने लेनिगे को पकड़ धीरे धीरे शेखर की रूम की तरह बढ़ गई। उसे ना चाहते हुए भी उस इंसान के रूम में जाना पड़ रहा है। वो धीरे से दरवाजा खोल अंदर की तरफ बढ़ गई है और सीधा वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही वो पलटी वैसे ही उसके आंखों के सामने एक मेंढक आकर खड़ी हो गई और अपने नजरें झुकाकर कहने लगी, मैं आपके लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। यह आपके कपड़े? हम। उसकी बातें सुन रामिया ने एक पलक झपकाई और उसके हाथों से पैकेट ले वॉशरूम में बढ़ गई। एक अच्छा सा हॉट शावर है। रामिया उस पैकेट को देख, उसके अंदर क्या है? अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक कलर साड़ी को देखो, जो कि सिंपल और बहुत महंगी दिखाई दे रही थी। रामिया ने आज तक कभी भी साड़ी नहीं पहनी थी, लेकिन वो उसे कुछ अपनी बचपन की यादें जरूर आया करती कि कैसे उसकी माँ उसके सामने अपनी साड़ी पहना करती थी। कुछ यूट्यूब में देखकर और कुछ याद कर कर रामिया ने वो साड़ी पहन ली। उस साड़ी में रामिया बला की खूबसूरत दिख रही थी। मुझसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो खुद ही है, लेकिन फिर अपने दिमाग को झटक कर दिन भर की बातें याद करने लगी और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गई। सुबह के बाद दौड़ की वजह से उसे थकान महसूस हो रही थी। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी उसे नींद आ गई। दूसरी तरफ शेखर अपने दोस्तों के साथ बैठा बार में एंजॉय कर रहा था। उसके दोस्तों ने आज शादी के लिए बधाइयां दे रहे थे, शेखर से पार्टी। लेकिन शेखर का ध्यान तो कहीं और ही था। वो कुछ वक्त पहले देखी अपनी बेटी और रामिया की बातों को याद कर रहा था। वह सोच रहा था, मैंने उस लड़की को इतना टॉर्चर किया और वह मेरी बेटी को इतनी केयर और प्यार कर रही है। अगर शायद उसकी जगह कोई और होता तो। शेखर यह सोच भी नहीं सकता था। शेखर को आज अपनी पत्नी को दिया हुआ वादा याद आ रहा था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं की ईंट भी था कि उसने किसी और से शादी कर ली, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही क्यों ना हो। अपनी बेटी की खुशी के लिए आज उसने वह भी कर ली। शेखर अपने आप के गम को भुलाने के लिए बहुत पी रहा था। उसने गिलास को छोड़कर एक बोतल ही अपने मुंह में लगा ली और उसे अपने गले से नीचे उतारने लगा। ये देखकर सभी कहने लगे, अरे क्या बात है शेखर, आज तो तुम्हारा पूरी तरह होने का इरादा है, क्या कुछ स्पेशल है? सब लोग शेखर को यूं ही चढ़ाने लगे, लेकिन शेखर पर कोई असर नहीं पड़ा। वो दूसरी बोतल को हाथ ले उसे भी अपने गले से नीचे उतारने लगा। ऐसे ही उसने एक एक कर 5 बोतल खत्म कर ली। उसे धीरे धीरे नशा चढ़ने लगा था। वो अपना सिर झटक वहां से उठ खड़ा हुआ और बाहर की ओर जाने लगा। उसे ऐसा जाता देख सभी लोग हंसने लगी और पीछे से चिल्ला करके, नहीं लगेगी, अरे कहाँ जा रहा है तू? माना कि आज तुम्हारी सुहागरात है, लेकिन क्या कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ नहीं बताएगा? बीवी कहाँ भाग कर जाने वाली है? शट अप, बीवी है वो मेरी, तुम्हें जाऊंगा ना उसके पास, तुम कौन होते हो रुकने वाले? शेखर जैसे ही रूम में आया, उसके सामने बड़े आराम से सो रही हूँ रामिया पर उसकी नज़र ठेर गई। अंडस्को, आज हमारी सुहागरात है बेबी और तुम हो रही हो। फिर सब बातों को इग्नोर करो। वो बाथरूम की तरह बढ़ गया। कुछ देर बाद बाथरूम से फ्रेश होने के बाद शेखर रूम में आया तो उसकी नज़र आया नास ही बेड पर सो रही पेड़ी रामिया की तरफ चली गई। अपनी कमर पर डाल वो वैसे ही रामिया की तरफ बढ़ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आया ना सिया उसके पैरों उसकी ओर चले जा रही है थी, फिर थोड़ा रुककर वो नीचे भेज सकत है और सो रही है। रामिया को देखे जा रहा था। रमैया वस्ता डी में बला की खूबसूरत दिख रही थी। उसके गोरी चिकनी कमर उस साड़ी से झांक रही थी। गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी और सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, इन सब से रामिया का बदन खिल रहा था। वो अभी अभी परी लोक से आए परी की तरह दिख रही थी। शेखर जैसे ही रूम में आया, उसके सामने बड़े आराम से सो रही हूँ रामिया पर उसकी नज़र ठेर गई। अंडस्को, आज हमारी सुहागरात है बेबी और तुम हो रही हो। फिर सब बातों को इग्नोर करो। वो बाथरूम की तरह बढ़ गया। कुछ देर बाद बाथरूम से फ्रेश होने के बाद शेखर रूम में आया तो उसकी नज़र आया नास ही बेड पर सो रही रामिया की तरफ चली गई। वो अपने कमर पर डाल वो वैसे ही रामिया की तरफ बढ़ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आयानास ही उसके पैर उसकी ओर चले जा रही है थी, फिर थोड़ा रुककर वो नीचे भेज जाता है और सो रही है। रामिया को देखे जा रहा था। रामिया उस साड़ी में बला की खूबसूरत दिख रही थी। उसके गोरी चिकनी कमर उस साड़ी से झांक रही थी। गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी और सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, इन सब से रामिया का बदन खिल रहा था। ये देखकर शेखर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई जो आज तक किसी ने ना देखी हो। नशे में धुत होने के कारण उसे रामिया में अपनी वाइफ नजर आ रही थी, जिसे वो इस दुनिया में बेइंतहा प्यार करता था, करता है और हमेशा करता रहेगा। उसने अपने होंठ आगे बढ़ रामिया के माथे पर रख दिया और उससे लाइट किस करने लगा। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों पर, फिर नाक पर, फिर शेखर की नज़र रामिया के उन गुलाबी होठों पर, जैसे उसकी नज़र ही ठहर गई हो।
और आगे बढ़कर उसके होठों पर रख चूमने लगाता है। धीरे धीरे सॉफ्ट किस पैशनेट किस में बदल जाती है। जब रामिया को लगा कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसने अपनी आंखें खोल देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो शौक के मारे अपने हाथों से उसे दूर धकेलना लगी, लेकिन शेखर अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। ये बंदर की पूंछ क्या कर रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मिस्टर वालिया, होश में आ जाइए, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, हम आपकी कोई वाइफ नहीं है। याद कीजिए, हमने बस आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था। आपको कोई हक नहीं बनता मुझे इस तरह छूने का, दूर रहिए। उसकी बातों का मानो शेखर पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसे तो बस उसके उन गुलाबी होठों की तलब सी लगी थी। उसमें शेखर और डूबता जा रहा था। शेखर अपना होश खो बैठा था। वो पूरी शिद्दत से उसके होठों को चूम रहा था। जब उससे लगा कि वो उसे चुमने नहीं दे रही तो अपना सिर ऊपर करके वो कहता है, श श श वाइफी, व्हाट रॉन्ग विथ यू? मेरा तुम्हारे करीब आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तुम मुझे यू अवॉइड क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो। उसकी बातों से मानो रामिया कोई झटका सा लगा, लेकिन वो होश में आ गई। वो जानती थी कि शेखर किसकी बात कर रहा है। वो एंजल की माँ की बात कर रहा है। वो उसे कुछ और ही समझ रहा है। धीरे धीरे रामिया बेड से उतरने लगी और कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। शेखर उसको अपने आप से भागता देखकर उसकी नशीली आंखों में अब गुस्सा भरने लगा था। वो उसे वैसे ही देखकर कहता है, अंडस्को वाइफी, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, यहाँ आ जाओ। मिस्टर वालिया, आप पहले होश में आ जाइए। मैं आपकी कोई बीवी वीवी नहीं हूँ। पहली बात, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था, याद कीजिए। मेरा नाम रामिया है, रामिया जिससे आप नफरत करते हैं। क्या भूल गए हैं? अपने नशीली और धुंधली आंखों से शेखर गौर से उसे देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने तो अपनी प्यारी पत्नी का ही चेहरा आ रहा था और वह अपने लड़खड़ाते जुबान से कहता है, अंडस्को क्यों मजाक कर रही हो वाइफी? मुझे पता नहीं तुम्हें मजाक करना कितना पसंद है। इसकी तो, क्या इसकी अक्ल घास चरने गई है? ए क्या बोल रहा है? इसने समझ कर क्या रखा है? मुझे कभी किडनैप करेगा, कभी टॉर्चर करेगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट बीवी ही बनाएगा और अब रियल बीवी बनाने पर तुला है। जी तो कर रहा है, कोई भारी सी चीज उठाकर इसके सर पर मार दो और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन उस मासूम बच्चे का चेहरा याद आती है रुक जाती हूँ, नहीं तो आज कसम से इसका मैं सिर फोड़ दी थी। बचा लेना भगवान जी, इस पागल आदमी से पता नहीं आगे चलकर मेरा क्या होगा। इसके घर में कैसे रहूंगी 1 साल इस पागल के साथ। अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार ले और होठों पर चाशनी बिखरे शेखर अपने जगह से उठ खड़ा होता है और राम्या की तरफ बढ़ने लगता है। राम्या धीरे धीरे पीछे की ओर सरकने लगती है, क्योंकि वह जानती थी अभी शेखर नशे में है और वह सुबह उठेगा तो वह उसे ही गलत समझेगा। शेखर अभी सिर्फ एक वाइट कलर के टॉवल में था। उसने जस्ट कुछ वक्त पहले ही शावर लिया था, जिससे कि उसके बालों से पानी टपक रहा था और कुछ तो उसके सर से होते हुए उसकी भीगी खुली हुई छाती पर बूंद की तरह नीचे की ओर जा रहा था। शेखर दिखने में बहुत हैंडसम तो नहीं बट काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी किसी को भी घायल करने के लिए काफी थी। ऊपर से उसका यंग वाला लुक तो राम्या ने पहली बार देखा था। उसकी सांसें अटक रही थी, वह चाहकर भी उसकी तरफ नहीं देख पा रही थी। रमिया भले ही इन सालों में अकेली ही सर्वाइव कर रही थी, लेकिन आज तक नहीं उसने कोई मेल फ्रेंड्स के साथ दोस्ती की और ना ही कोई बॉयफ्रेंड बनाया। वह हमेशा अपने आप में ही रहा करती थी। शेखर ने रामिया को वॉल से सटा लिया था और अपने दोनों हाथ उसके दाएं और बाएं रख दिए थे, जिससे कि रामिया को छूटने का एक भी मौका ना मिले। एंजल ने तो सर्वेंट के साथ मिलकर पहले ही शेखर का रूम डेकोरेट कर दिया था। वह परफेक्ट दिख रहा था, जैसे किसी की फर्स्ट नाइट मनानी हो। धीरे से शेखर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। शेखर को अपनी तरफ आता देख रामिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। शेखर धीरे धीरे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ने लगता है और अपना एक हाथ बड़ा टेबल से एक रिमोट लिए उसका बटन दबा देता है। जैसे ही वो बटन दबा देता है सारी खिड़कियां और दरवाजे लॉक हो जाते हैं और उसके बगल में एक और बटन था, उसे भी दबा देता है। जैसे ही वो बटन दबाता है एक प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग बज उठता है। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। मुझको अल्फाज बना लो, दिल की आवाज बना लो, गहरा सा राज बना लो जाना। नशा हूं मैं, बेहकने दो मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। शेखर अपने होंठ उसके गर्दन पर रख जैसे चूम रहा हूं। उसने अपना एक हाथ धीरे धीरे रामिया के खुली कमर पर रख उसे और भी ज्यादा कसकर पकड़ अपने करीब कर लेता है और दूसरा हाथ जो दीवार पर टिका हुआ था वो धीरे धीरे उसकी गर्दन पर रख देता है और उससे और भी अपने करीब सटाकर चूमने लगता है।
रामिया जो अब तक उस गाने को ही सुन रही थी, वो शेखर की इस एक्शन से होश में आ गई और उससे दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार शेखर की पकड़ को ज्यादा ही मजबूत थी। वह चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। मुझे अपने सिरहाने पे थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे नींद ना आने की कोई तो वजह दे दो, मुझे अपने सिरहाने पे थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे नींद ना आने की कोई तो वजह दे दो, हवा हूं मैं, लिपटने दो मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो, मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। शेखर ने कब उसका पल्लू उसके कंधे से नीचे सरका दिया, रामिया को भी पता नहीं चला। अगले ही पल शेखर ने अपने होंठ उसकी क्लीवेज पर रख चूमने लगा, इससे कि रामिया के शरीर में एक कंपन सी पैदा हो गई। उसने घूरकर उस इंसान को देखा जो बिल्कुल बहक चुका था और दूसरों को भी बहका रहा था। वो दोबारा से अपना हाथ उठाकर उसे अपने से दूर करना चाहती थी, लेकिन शेखर ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर भी करीब कर लिया। शेखर के सामने अब उसकी पूरी डीप ब्लाउज था, उसमें से उसकी क्लीवेज साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने होठों पर रख चूमने लगा और हल्का हल्का बाइट भी करने लगा। बाइट की वजह से रमिया के मुंह में सेडेक्टिव वॉइस निकल रही थी। जैस सुन शेखर और भी वाइल्ड होने लगा था। शेखर के होठ पूरी तरह से बेकाबू हो गई थे, उसी बेकाबू में चूमे जा रही थी। कभी क्लीवेज पर बाइट किया करते तो कभी प्यार से सक किया करते। उससे रामिया के दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। वो शेखर के सामने कमजोर पड़ रही थी। शेखर ने उसे टन घुमाकर दीवार से सटा दिया। अब रामिया के दोनों हाथ दीवार पर थे और उसके दोनों हाथ पर शेखर के हाथ। अब शेखर की आंखों के सामने रामिया का डीप नेक वाला उसका ब्लाउज, जिसे सिर्फ एक ही डोरी बंधी हुई थी। जैसे ही वो डोरी खुलती, रामिया के जिस्म से उसका ब्लाउज दूर हो जाता। शेखर ने आगे बढ़ अपने ठंडे होंठ उसके पिठ पर रख दिए। आ रहे हैं, आ रहे हैं, इट्स पेनफुल, प्लीज मिस्टर वालिया होश में आ जाए वरना आपको सुबह बहुत रिग्रेट फील होगा। शेखर ने कब उसका पल्लू उसके कंधे से नीचे सरका दिया, रामिया को भी पता नहीं चला। अगले ही पल शेखर ने अपने होंठ उसकी क्लीवेज पर रख चूमने लगा, इससे कि रामिया के शरीर में एक कंपन सी पैदा हो गई। उसने घूरकर उस इंसान को देखा जो बिल्कुल बहक चुका था और दूसरों को भी बहका रहा था। वो दोबारा से अपना हाथ उठाकर उसे अपने से दूर करना चाहती थी, लेकिन शेखर ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर भी करीब कर लिया। शेखर के सामने अब उसकी पूरी डीप ब्लाउज था, उसमें से उसकी क्लीवेज साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने होठों पर रख चूमने लगा और हल्का हल्का बाइट भी करने लगा। बाइट की वजह से रमिया के मुंह में सेडेक्टिव वॉइस निकल रही थी। जैस सुन शेखर और भी वाइल्ड होने लगा था। शेखर के होठ पूरी तरह से बेकाबू हो गई थे, उसी बेकाबू में चूमे जा रही थी। कभी क्लीवेज पर बाइट किया करते तो कभी प्यार से सक किया करते। उससे रामिया के दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। वो शेखर के सामने कमजोर पड़ रही थी। शेखर ने उसे टन घुमाकर दीवार से सटा दिया। अब रामिया के दोनों हाथ दीवार पर थे और उसके दोनों हाथ पर शेखर के हाथ। अब शेखर की आंखों के सामने रामिया का डीप नेक वाला उसका ब्लाउज, जिसे सिर्फ एक ही डोरी बंधी हुई थी। जैसे ही वो डोरी खुलती, रामिया के जिस्म से उसका ब्लाउज दूर हो जाता। शेखर ने आगे बढ़ अपने ठंडे होंठ उसके पिठ पर रख दिए। तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दो ना जरा खुल के, काहे की उदासी है, तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दो ना जरा खुल के, काहे की उदासी है, सुबह हूं मैं आने दो मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो, मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना, मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। शेखर ने पीछे से उसकी डोरी को पकड़ा हुआ था। यह महसूस करके रामिया अपनी जगह पर रुक गई। फिर शेखर ने अपना हाथ बढ़ा, उसके हाथ को पकड़ लिया। पल्लू नीचे होने की वजह से उसकी चेस्ट गहरी गहरी सांसें लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। शेखर अपने होंठ उसके होठों पर रख फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे उसने उसके हाथ को अपने कमर पर रख दिया, फिर एक हाथ से उसे हल्का सा धक्का दे वॉल से सटा लिया। फिर अपने होठों को उसके क्लीवेज पर रख चुमने लगा और एक हाथ से पीछे से उसकी ब्लाउज की डोरी खोल दी, जिससे कि रामिया का ब्लाउज कंधे से थोड़ा नीचे सरक जाता है। ये देखकर शेखर अपने होंठ उसके कंधे पर चूमने लगता है। इस एहसास से रामिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो चाहकर भी शेखर से भाग नहीं सकती थी और इस रूम से भी बाहर नहीं जा सकती। शेखर रामिया को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा देता है और फिर अपने होठों को उसके गले पर रख चुमना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे उसकी किस वाइल्ड होती जा रही थी। वह अपने होठों को कभी उसके गर्दन पर तो कभी उसके क्लीवेज पर सक और बाइट किया करता। रूम में रमिया की मदहोशी भरी आहें गूंजने लगी थी। धीरे धीरे अपने होठों से शेखर रामिया के ब्लाउज को भी निकालकर नीचे फेंक देता।
अब शेखर के सामने रामिया ब्रा में थी। उसके गोरे बदन पर हॉट ब्रा काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। शेखर धीरे धीरे साड़ी के प्लेट निकालने लगा। रामिया के जिस्म से साड़ी अलग कर नीचे फेंक दी और अब वो सिर्फ पेटीकोट में थी। उस पेटीकोट में रामिया का जिस्म जैसे उभर कर सामने आ रहा था। उसका पेटीकोट बिल्कुल उसके बॉडी से चिपका हुआ था और वह उसमें एक मरमेड की तरह दिख रही थी। हॉट ब्रा और पेटीकोट में रामिया का जिस्म ऐसा खिल रहा था मानो कहाँ की जलपरी हो। शेखर तो उसकी खूबसूरती में मानो खो सा गया था। उसने अपने होंठ उसके ब्रा पर रख उसे सक करने लगा, फिर धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ा उसकी ब्रा के हुक को खोलने लगता है। इस एहसास से रामिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों की मुठियां बनाकर बिछने लगी। वो जानती थी उसने आज कितनी बड़ी गलती की है। ये मैरिज सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था, ना ही इसमें प्यार था एक दूसरे के लिए और ना ही कुछ ऐसा जिससे वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। लेकिन शेखर के सामने रामिया हार मान चुकी थी। उसे अच्छी तरह पता था जब सुबह सुबह शेखर का नशा उतरेगा तो वह खुद पर ही गुस्सा करेगा, क्योंकि उसने उसकी आंखों में उसकी पत्नी के लिए प्यार देखा था। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? उसने जानबूझकर मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया और फिर अब भी उस पर अपनी मनमानी किए जा रहा है। इस वक्त रामिया की आंखों में आंसू थे और उसकी आंखें नफरत उगल रही थी। वो अपनी आंखों में गुस्सा ले शेखर को देख रही थी और एक बार फिर से कोशिश करने लगी कि शेखर उससे दूर हटे, लेकिन शेखर ने उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके ऊपर लेकर अपने हाथ से दबोच लिया। मिस्टर वालिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप होश में आ जाइए। अब आप इससे आगे बढ़े तो मैं आपकी उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानूंगी और यहाँ से चली जाओगी। शेखर के कानों में जूं तक नहीं हिली और वो वैसे ही अपने होठों को उसके होठों पर रख चूमने लगा। उसकी किस पैशनेट होती जा रही थी और उसका हाथों से उसकी ब्रा को अलग कर देता है, फिर अपने हाथों से उसकी बेस्ट को मसलने लगता है। इस दर्द ने रामिया को चिखने पर मजबूर कर दिया। ये एहसास उसके लिए खास था क्योंकि आज तक नहीं कोई उसके इतने करीब आया और ना ही उसने कभी किसी को अपने इतने करीब आने दिया। वक्त के साथ शेखर की किस पैशनेट हुए जा रही थी और उसका दबाव भी उसके बेस्ट पर बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपनी टंग को रामिया के मुंह में डाल उसके हर कोने को टेस्ट कर रहा था। धीरे धीरे शेखर उसमें डूबता जा रहा था। उसकी स्पीड बढ़ने लगी थी। दर्द के मारे रामिया का बुरा हाल था। उसकी चीख उसके होठों में ही दबकर रह जाती। 25 मिनट तक ऐसे ही चूमने के बाद आखिरकार शेखर उसे छोड़ देता है, लेकिन अगले ही पल अपने होंठ उसके गर्दन पर डाल उसे बेतहाशा चूमने जा रहा था। धीरे धीरे रामिया भी अपना संयम खोती चली जा रही थी। वो भी मदहोश हुए जा रही थी, शेखर के रंग में बहकने लगी थी। धीरे धीरे शेखर रामिया के ब्रेस्ट पर आ गया और उसे चूमने लगा। एक हाथ से उसके ब्रेस्ट को मुंह में लेसक करने लगा और दूसरे हाथ से दूसरे ब्रेस्ट पर दबाव बनाने लगा। अब उस रूम में रामिया के गहरी गहरी और मदहोशी परी आहें गूंजने लगी थी, जिससे शेखर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था और वाइल्डली उससे सक किए जा रहा था। धीरे धीरे शेखर का होंठ और भी नीचे जा रहा था। उसने उसकी पेटीकोट के साइड के हुक को निकाल दिया था, जिससे एक ही झटके में शेखर ने उसके जिस्म से अलग कर दिया। अब रामिया पूरी तरह शेखर के सामने रिवील हो चुकी थी। अब वो उसके सामने सिर्फ इनरवेयर में थी। धीरे धीरे शेखर ने उसके बेस्ट को छोड़ दूसरे ब्रेस्ट को अपने मुंह में ले शक करने लगा। अब तक जिस बेस्ट को वो शक कर रहा था वो रेड हो चुका था, लेकिन फिर भी शेखर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वो उसी तरह पैशनेट होकर उसके ब्रेस्ट को सके जा रहा था। धीरे धीरे शेखर के होठ और भी नीचे जाने लगे थे। अब उसके होठ रामिया के कमर पर थे, जिससे छूते ही रामिया किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़प उठी। वो अपने शरीर को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करने लगी। जैसे ही शेखर के ठंडे होंठ उसकी कमर को छूटे, रामिया सिहर उठती। शेखर अपना एक हाथ बढ़ा उसके होठों को रब करने लगा, जिसे कब से रामिया अपने दांतों तले चबा रही थी। फिर उसके गाल को छूकर नीचे की ओर आने लगा, फिर चेस्ट और धीरे धीरे कमर को अपने मजबूत हाथों से होल्ड कर अपने होठ वहां रख सक करने लगा। धीरे धीरे शेखर के होठ रामिया के कमर को चूमे जा रहे थे और अपना कब्जा उस पर बनाने लगे थे। शेखर अपने जिब को रामिया के नाभि पर प्रेस कर देता है, जिससे कि रामिया की मुंह से एक मदहोशी भरी आह निकल जाती है। रामिया को इतना मदहोश देखकर शेखर अब अपने आप पर और काबू नहीं रख पा रहा था। वह धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा था। रामिया ने अपने दोनों पर आपस में जुड़े रखे थे, वो खुलने को नाम नहीं ले रहे थे। शेखर भी कोई जल्दी भी दिख नहीं रहा था। उसने कहा, स्वीट हार्ट, अभी तो पूरी रात बाकी है तुम्हें प्यार करने के लिए। उसने अपने होंठ उसके नाभि से हटाकर उसके पैरों को अपने हाथों में ले उस पर अपने होंठ रख दिए। इस एक्शन से रामिया की शरीर में मानो बिजली ही दौड़ गई। वो धीरे धीरे अपने हाथों से उसके पैरों को अपनी तरफ खींच रहा था, जिसे रामिया कब से अपनी तरफ ओढ़ रही थी, लेकिन
जब जब उसके होंठ राम्या के पैरों पर को छूते राम्या अपने आप को कमजोर हुआ पाती। धीरे धीरे शेखर के होंठ राम्या के पैरों के और भी ऊपर तक जाने लगे थे। उसके होंठ घुटनों से होते हुए ऊपर की ओर बढ़े जा रहे थे, जिसे महसूस कर राम्या के दिल की धड़कनें और भी तेजी से बढ़ने लगी थी। उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, उसकी कमर हल्की सी ऊपर की तरफ उठी हुई थी और अपने हाथों की मुठियां उसने चादर पर जोरों से कस ली थी। शेखर के होठों ऊपर की ओर जा रहे थे। जैसे जैसे उसके होंठ राम्या के पैरों को छूते वैसे वैसे राम्या अपने आप में ही सिको कर रह जाती। इसी वजह से उसके बॉडी ढीली पड़ने लगी थी। इसी का फायदा उठाकर शेखर उसके दोनों पैरों को अलग कर देता है और अपने होंठ उसके इनरवेयर के ऊपर से ही सेंसिटिव पार्ट पर रख चूमने लगता है। जैसे ही उसके होंठ राम्या अपने सेंसिटिव पार्ट पर महसूस करती हैं, वैसे ही उसके मुंह से मदहोशी आहें निकलने लगती हैं और भी जोरों से अपने हाथों को चादर पर कस लेती हैं। जब शेखर को लगता है कि वो इससे आगे अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगा, तो उसने झटके से उसकी इनरवेयर को निकाल नीचे जमीन पर फेंक दी और अगले ही पल अपने शरीर से टॉवल निकाल उसे भी नीचे फेंक दिया और राम्या के ऊपर आ गया। अब राम्या को उसका हार्ड पार्ट अपने सॉफ्ट पार्ट पर साफ साफ महसूस हो रहा था। वो अंदर तक कांप उठी। उसने अपने हाथों की मुठियां भींच रखी थी, अपनी आंखें कसकर बंद कर रखे थे। शेखर के होंठ धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगे। वो पूरा का पूरा राम्या के ऊपर आ गया था। उसके दोनों पैरों को अलग कर अपनी सही पोजीशन लिए अपने हार्ड पार्ट को उसके सॉफ्ट पार्ट पर रखकर उसे फिराने लगा। फिर अपने होठों को उसके होठों पर चूमने लगा और फिर एक ही झटके में अंदर एंटर हुआ। उसके ऐसा करने से राम्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इतना दर्द हो रहा था जिसे वो बयां भी नहीं कर पा रही थी। उसने अपने हाथों के नाखून चादर के ऊपर से हटाकर शेखर के पीठ पर गड़ा दिए, जिससे कुछ पल बाद शेखर अपने होश में आने लगा। जब उसने अपना सर झटक कर देखा तो राम्या की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह उसे कसकर जकड़े हुए थे। उसने ठीक से अपनी पोजीशन पर ध्यान दिया, तब उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने वाला था, लेकिन उसका नशा अभी भी बरकरार था। उसने एक बार फिर अपनी नीचे देखा और फिर राम्या की आंखों में उसके बहते हुए उन आंसू पर उसकी नजर गई। उसकी नजर वहीं ठहर सी गई। वो थोड़ा आगे झुककर उसके कानों में कहने लगा, अंडरस्को वाइफी, दिस इज योर फर्स्ट टाइम। उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। शेखर एक बार फिर उसके बॉडी से बाहर निकल आया। जब उसने नीचे देखा तो उसके हार्ड पार्ट पर खून लगा हुआ था। ये देखकर उसने अपनी आंखें बिछ ली। धीरे धीरे उसका नशा उतरने लगा था। उसने अपने नीचे पड़ी लड़की को बड़े गौर से देखा। उसका बदन किसी परी की तरह चमक रहा था। उसके बॉडी पर जगह जगह पर काटने के निशान थे, हर पार्ट पर लव बाइट्स थे। फिर वो थोड़ा झुककर उसके कान में कहता है, अंडरस्को आई एम सॉरी वाइफी, और उसके होठों पर सॉफ्टली किस करने लगता है। धीरे धीरे उसके हाथ मुंह करने लगते हैं। वो राम्या के माइंड को डाइवर्ट करना चाहता था और उसमें वो कामयाबी हुआ। फिर थोड़ा नीचे झुक और एक बार कहता है, थोड़ा दर्द होगा लेकिन उसके बाद तुम खुद एंजॉय करोगी। इतना कि अपने होठों को उसके होठ पर रख पैशनेट के साथ चूमने लगता है। एक बार फिर शेखर अपने हार्ड पार्ट को उसके अंदर समा लेता है। एक बार फिर राम्या की चीख निकल जाती है, लेकिन शेखर ने उसे इतनी पैशनेट के साथ चुम्मा था कि वो उसी किस में खोने लगी थी। धीरे धीरे राम्या का हाथ उसके बालों पर खेल रहा था। वक्त के साथ शेखर और भी तेजी से मुंह के जा रहा था। वो दर्द को भूल गई थी और धीरे धीरे शेखर का साथ देने लगी थी। शेखर भी अब राम्या के नशे में डूबता चला जा रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से राम्या के हाथों को झगड़ा हुआ था और अपने होठों को उसके बदन पर घुमा रहा था। कई कई बार तो वह राम्या के बेस्ट को अपने मुंह में ले सक और बाइट भी किए जा रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की। वैसे ही राम्या को प्यार करता रहा। राम्या की मदहोशी भरी आहें उस रूम में गूंजने लगी थी। वक्त के साथ शिखर और भी पैशनेट हुए जा रहा था। उसकी वाइफ की डेट के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि वो किसी को अपने इतने करीब कर रहा है और उसने अपना कंट्रोल खो दिया हो, जिसे उसे किसी में अपनी वाइफ देखी थी, उसकी बेटी की मां देखी थी और चाहकर भी अब वो खुद पर कंट्रोल नहीं रखना चाहता था और वैसे ही राम्या को प्यार करता चला गया। लगभग रात के 3 बजे जाकर कहीं शेखर ने राम्या को छोड़ा और उसे अपने ऊपर ले उसके बालों पर हाथ फिराने लगा। राम्या के चीखों ने उसे नशे से बाहर तो ला दिया था, लेकिन वो गहरे विचारों में कहीं गुम सा हो गया। वह प्यार तो अपनी पत्नी से आज भी बहुत करता है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन आज जो उसने राम्या के साथ किया है उसके बाद राम्या उसे अपनी जिम्मेदारी लग रही थी। वो उसकी पत्नी थी, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही क्यों ना हो, लेकिन वो इस घर में उसकी पत्नी बनकर आई थी और उसकी बेटी की माँ। वही एंजल को एक पूरी फैमिली देना चाहता, जिससे उसे अपने माँ बाप दोनों का प्यार मिले और कहीं ना कहीं उसे राम्या के रूप में अपनी एंजल को एक माँ मिलने की होप थी। लेकिन
फिर उसके दिमाग में उसके बाप और उसके बारे में कौनदा फिर से उसकी आंखें सर्द होने लगी। उसने अपने मन में ही काम क्या सच में ये लड़की मेरी बेटी को माँ का प्यार देगी। फिर उसकी नज़र अपनी बाहों में लेती राम्या पर गई। उसने अपने बाहों में रमिया को उठाकर बाथरूम में ले गया और उसे अच्छे से बाथटब में गुनगुने पानी में बिठा दिया और अच्छे से साफ कर एक वाइट कलर का बाथरोब पहनाया। फिर उसे बाथरूम से बाहर ले आकर बिस्तर पर अच्छे से लेटा दिया। इस वक्त शेखर की नींद कहीं उड़ गई थी। वो वहां से चलकर सीधा बार काउंटर की तरफ बढ़ गया। जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसे अपने दिल की धड़कनें तेज होती हुई महसूस हो रही थी। वो एक रूम के बाहर से गुजर रहा था तब उसे किसी की सिसकियां लेने की आवाज़ सुनाई दी। उसके कदम वहीं ठहर गए और उसी दिशा की ओर बढ़ने लगे जहां से वह आवाज़ आ रही थी। जब उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो अपनी बच्ची को उसने बेड पर सिसकते हुए देखा। वह दरवाज़ा खोलकर उसके बेड के पास आ गया और अपना हाथ बड़ा उसके सर पर फिराने लगा। एंजल ने अपना सिर ऊपर करके देखा तो उसकी आंखों के सामने उसके पापा थे। उसने जल्दी से उन्हें हग किया और अपने आंसू भरी आंखों से उन्हें देखने लगी। शेखर ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसे ऐसा लगा किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हो। फिर अपनी आवाज़ में सॉफ्टनेस लाकर कहने लगा, बच्चा क्या हुआ, आपको किसी ने तंग किया? आप क्यों रो रही हो? एंजल अपने आंखों में आंसू ले मासूम आवाज़ में कहने लगी, पापा मम्मा मुझे छोड़कर कहीं गई हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि वह मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। देखो ना पापा मम्मा नहीं मिल रही। क्या वह भी मुझे छोड़कर चली जाएगी? मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी। मम्मा को ढूंढो ना पापा। अपनी बच्ची के मुंह से रामिया के लिए मम्मा सुन और उसकी इतनी फिक्र देखकर शेखर के दिल में एक टीस सी उठी। लेकिन वो खुश भी था कि आखिर किसी की वजह से तो उसकी बेटी को अपनी माँ का प्यार मिला और उसकी बेटी को प्यार देगा। फिर अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को थाम कर उसके माथे पर एक लाइट किस कर देता है और उसके आंसू पोंछ कहता है, बच्चा मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं गई। वह तो यही है घर में। वह मम्मा को रात में डर लगता है ना अकेले सोने में, इसलिए वह आपके पापा के साथ सो गई थी, इसलिए आपको ऐसा लगा। और मम्मा आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी, यह आपके पापा का प्रॉमिस है। अब अच्छे से सो जाओ। अपने पापा की बात सुनकर एंजल हंसने लगी और कहने लगी कि पापा मम्मा को बहुत डरपोक हैं, हम दोनों उनके साथ हमेशा रहेंगे और उनको हमेशा ऐसे ही प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है? शेखर सिर्फ हाँ में सर हिला देता है। अपने पापा की बात सुन एंजल के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह अपने सर को शेखर की गोद में रख अपनी आंखें बंद कर ली और उसी तरह कहने लगी, पापा मुझे आप मम्मा की तरह कहानियां सुनाओ। क्राइंग 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 फ्लश्ड अस्टोनिश्ड फेस ब्लू इट वेरी। शेखर तो ये सुनकर चौंक हो गया क्योंकि उसे कहानी सुनाने नहीं आती थी। अंडरस्को यू रास्कल लीव मी, नहीं तो देख लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दिया की कही गई बातें से शेखावत पर कोई असर नहीं पड़ा। शेखावत ना ही उसकी धमकी से वह अपनी जगह से टस से मज हुआ, वो तो बल्कि ही दिया की आंखों में आंखें डालकर देखे जा रहा था। उसने दिया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने तो दिया को अपने एक हाथ से दीवार से चिपका कर दूसरे हाथ से उसकी भाई को भी फाड़ दिया। शेखावत धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन को खोलने लगता है, लेकिन दिया पूरा जोर लगाकर उसे अपने से दूर कर देती है और यहाँ वहाँ उस रूम का दरवाज़ा ढूंढने लगती है। यहाँ से आने तक तो दरवाज़ा था, लेकिन फिर इस रूम का दरवाज़ा कैसे गायब हो सकता है? उसने अपने मन ही मन में कहा। उसने उस जगह अच्छी तरह देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं देखा जिससे वो बाहर जा सकती है। उसकी बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद देख शेखावत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर पीछे मुड़ अपने सिंहासन पर बैठ गया और उसे फटफाटा हुआ देखकर उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। ढूंढो और ढूंढो मेरी जंगली बिल्ली, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम मेरे इस पिंजरे में कब तक अपने पंख फड़फड़ा आती हो। आखिर तुम हो तो उस तरुण की पसंद, तुम्हें कुछ बात तो होगी, लेकिन जितना भी कोशिश करो तुम इस पिंजरे से बाहर नहीं जा पाओगी। दिया सब चीजों को इग्नोर कर यहाँ वहाँ उस अंधेरे रूम में दरवाज़ा ढूंढने लगी, लेकिन उसे दरवाज़ा अभी भी नहीं मिल रहा था। वह पागलों की तरह एक दीवार से दूसरी दीवार तक उसे ढूंढने लगी थी, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। वो थक हार कर एक ही जगह पर खड़ी रही। अंडस्को, लगता है तुम्हें मेरी मोहब्बत रास नहीं आएगी, तो क्यों ना मैं नफरत से शुरू करूं, वह तो तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी ना। एक बार फिर दिया की आंखों में नफरत ने अपनी जगह बना ली। वो गुस्से से अपनी आंखों में अंगारे ले शेखावत की तरफ देखकर कहती है, अंडस्को तुम आजमा कर देख चुकी हो, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे साथ रहने का। फिर वह उसे ऊपर से नीचे तक अपनी नजरों से घूर कर देखता है। फिर उसकी नज़र उसकी खुली कमर तक जाती है, जिसे देख वह अपने दांत अपने होठों पर गड़ा देता है और आगे की ओर बढ़ चला जाता है।
उसकी गंदी और घटिया नज़र अपने आप पर पाकर दिया को खुद से ही घिन होने लगी थी। वह पीछे हटने लगी लेकिन शेखावत ने घुरकर उसका हाथ पकड़ लिया था और अपने नज़दीक लाकर खड़ा कर दिया था। जैसे जैसे दिया उसके करीबी से छूटने की कोशिश कर रही थी, शेखावत का गुस्सा अपने आपे से बाहर जा रहा था। उसने अपने दांत पीसकर एक हाथ से उसका गला पकड़ वाल से सटाकर उसके कान में कहने लगा, अंडस को पता है अगर मेरी जिया मेरे पास होती तो मुझे तुम्हारी या किसी की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को मेरी खुशियां रास नहीं हुई और उसने मुझसे मेरी जिया। इससे आगे के शब्द शेखावत के गले में ही दब कर रह गए। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे, उसके हाथों की नसें उभर कर आ रही थी, उसके चेहरे पर लगा मास्क भी उसकी गुस्से को दिखाने से बाज नहीं आया। उसने दिया की गर्दन को इतना कसकर दबाया हुआ था कि एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि वह दिया को भी जान से ही मार देगा। मेरी जिया। आगे क्या क्या हुआ था? वह अपने दोनों हाथों से शेखावत के हाथ को हटाना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ इतना मजबूत था कि वह हटा नहीं पा रही थी। वैसे ही अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर उसके हाथों पर मारने लगी, लेकिन जैसे ही उसके कहे गए शब्द उसके कानों में पड़े तो उसका कब से चल रहा हाथ अचानक से रुक गया। वह भी जानना चाहती थी आखिर क्या किया था तरुण ने जिससे कि शेखावत उसकी जान लेना चाहता है और उसके पास रहने वालों की जिंदगी नर्क बनाने में तुला है। इससे आगे तुम्हें कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जो कहा है वह करो और मुझे जो करना है वह मैं करूंगा। तुम मेरी गुलाम हूँ, तुम्हें आज से मेरी बातें माननी होगी। वैसे भी अब तो तुम मेरे कब्जे में हो और कुछ ही मिनट बाद तुम इस महल की रानी होने वाली हूँ, तो तुम्हें अपने पति को खुश रखना चाहिए ना लड़की, ना ही किसी और गैर मर्द के बारे में सोचना चाहिए। ये ख्याल अब तुम्हारे दिल और दिमाग से निकल जाना चाहिए और तुम्हें मुझे खुश करने की कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए। शायद मैं उस दिन तुम पर कुछ रहम खा लूं, इसलिए फिर उससे घूर कर देखता है और कहता है, अंडस को इतनी क्यों लाल हो गई हो जंगली बिल्ली? अभी बहुत कुछ है जिससे तुम अनजान हो। अंडस को बेहतर होगा कि तुम खुद की रक्षा के बारे में सोचो, ना कि दूसरे के। यहाँ आवो और मेरे जांघों पर बैठो। लेकिन दिया अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। ये देखकर फिर से शेखावत की आंखें गुस्से से लाल हो गई और पीछे से उसके बालों को कसकर पकड़कर कहने लगा, शायद तुम्हें मेरी बात तुम्हारे छोटे से दिमाग में बैठाने में ज्यादा तकलीफ हो रही है। क्यों ना मैं तुम्हें अभी के अभी हासिल कर लूं। इतना कि उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुरा छा गई। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके शर्ट पर रखने ही वाला था कि तभी किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। अंडस को क्या अब तुम अभी इस महल में ऐ सब भी करने लगे हो? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत का एक कतरा भी मौजूद है, या फिर उससे भी भेज कर खाए हो तुम? दूर रहो उस लड़की से। इस तरह कोई किसी से साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, तब तक तो नहीं जब तक मैं जिंदा हूँ। ये किसी और की नहीं बल्कि शेखावत के पिता की आवाज थी, जो एक जमाने में महल के राजा थे। उनके हुक्म के बिना ये पत्ता पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन आज उन पर यही नौबत आई है कि उन्हें अपनी बेटे के ही आदेश सुनना पड़ रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे लाइफ में कोई था? ये सुनते ही शेखावत की आंखें पहले से ही लाल थी और अब और भी लाल हो गई, जिससे उसमें ज्वालामुखी जल रहा हो। आपको किसने इजाजत दी बिना मेरे परमिशन के मेरे रूम में आने की? क्या भूल गए अब मैं कौन हूँ? या फिर आपको अब यही लगता है कि आप इस महल के राजा हैं और मैं आपका राजकुमार? तो आप गलत समझ रहे हैं। मैं अब राजकुमार नहीं राजा हूँ और ये सिंहासन मेरा है। चले जाइए यहाँ से, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब बातें सुनकर शेखावत का पिता भी अब गुस्से में आ गए। उसने गरजते हुए कहना शुरू कर दिया, अंडस को भले ही तुम इस महल के राजा हो, लेकिन ये बात मत भूलो कि मैं भी राजा था और इससे मेरे अंदर कुछ पावर अभी मौजूद है। अगर तुम गलत करोगे तो मैं भी नहीं सहूंगा, इसलिए इस लड़की को छोड़ दो। शेखावत के हाथ दिया के बालों पर और ज्यादा कसे और ज्यादा खींचे, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने उसके बालों को छोड़ दिया और उस रूम से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन जाते वक्त उसने पीछे मुड़कर कहा, तैयार रहना, शाम को हमारी शादी है। मैं मेरे अजीज दोस्त को अपनी शादी में बुलाने जा रहा हूँ, तब तक रेडी रहना। दिया वैसे ही अपनी जगह पर खड़ी थी, तभी शेखावत का पिता उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रख देता है और कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जीते जी मैं तुम दोनों की शादी कभी होने नहीं दूंगा, इसलिए मैं पहले ही तुमको इस महल से भगा दूंगा। उनकी बातों को सुन दिया झट से जवाब देती है कि नहीं, मुझे इस महल से बाहर नहीं जाना। मुझे मेरे तरुण को यहाँ से छुड़ा कर ले जाना है। उसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं उसे लेकर ही जाऊंगी। क्या कौन है यहाँ पर कैद और मुझे इसकी भनक क्यों नहीं पड़ी? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी पता लगा लूंगा और उसे यहाँ से मुक्त कर तुम दोनों को यहाँ से भेज दूंगा। थैंक यू। आपने जो अभी मेरे लिए किया उसके लिए जितना भी धन्यवाद करो उतना कम है।
तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बेटी जैसी हूँ और मेरे पागल बेटी को मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं तुम दोनों को यहाँ से निकालने का कोई ना कोई रास्ता देख लूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें उस शेखावत की आंखों से डरना नहीं है और उसने अभी जो तुम्हें कह कर गया है वह करना होगा। तुम्हें शादी के लिए हाँ करना होगा, तभी हम उसका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं और तभी मैं जाकर पर तरुण को खोज सकता हूँ, क्योंकि इतनी पावर अब मुझ में नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सब नाटक करना होगा। टू बी कंटिन्यूड।